कल से 6 राज्यों के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये जानकारी सामने आ रही है। कल सबसे पहले तेलंगाना रवाना होंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु का भी उन्हें दौरा करना है। चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी के दौरे से जुड़ी अहम डिटेल्स सामने आ चुकी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी की तरफ से भी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। पीएम मोदी पहले से ही लोकसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले चुके हैं। ऐसे में मोदी अब एक के बाद एक राज्यों का दौरा करने के लिए तैयार है। कल से पीएम मोदी 5 राज्यों का दौरा करेंगे, जिसमें तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और बिहार शामिल है। कल पीएम तेलंगाना के आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहां पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम तमिलनाडु का दौरा करेंगे। कल शाम चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 5 मार्च को पीएम ओडिशा के दौरे पर होंगे। 6 मार्च को पीएम एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम बिहार के बेतिया जाएंगे। बेतिया से पीएम उत्तर बिहार को साधने की कोशिश करेंगे और 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए बेतिया में बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। 195 सीटों के ऐलान के बाद ये बड़ी बैठक है और इसी बैठक में 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर चर्चा हो रही है। बैठक में 100 दिन के रोड मैप पर भी बातचीत हो रही है। इसके अलावा चुनावी घोषणा से पहले मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के प्लान पर चर्चा हो रही है, जिसे विजन इंडिया 2047 नाम दिया गया है। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार करने को कहा था। आज की बैठक में इसी 100 दिन के रोड मैप पर मंथन चल रहा है। दिन भर चलने वाली ये बैठक आचार संहिता लगने से पहले मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक होगी। आज की बैठक में तीसरे कार्यकाल के लिए बड़ी प्लानिंग बन रही है। आर्थिक उदारीकरण पर मुख्य फोकस रहेगा। क्रांतिकारी आर्थिक सुधार वाले फैसले लिए जाएंगे। तीसरे टर्म के पहले 100 दिन का प्लान, देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस, 2047 में विकसित भारत का रोड मैप, 2047 तक 30 ट्रिलियन इकोनॉमी का खाका। प्रधानमंत्री प्रमुख नीतिगत और शासन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर मंत्रिपरिषद की बैठकें करते रहे हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो 2024 चुनाव की दिशा को तय करेगी। और बड़ी खबर है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। पाकिस्तान से ज्यादा भारत में बेरोजगारी है, ये कहना है राहुल गांधी का। गरीबों से उसकी ट्रेन को दूर किया जा रहा है। हर साल 10% किराया बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि अमीरों के लिए ही सरकार बना रही है नीति। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है, जहां पर राहुल लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, साथ ही पार्टी की एकजुटता का इजहार कर रहे हैं। एमपी में अपने दूसरे दिन की न्याय यात्रा के दौरान ग्वालियर में राहुल गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12% है, तो तकरीबन दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है। बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। तो इससे भयंकर बेरोजगारी फैली है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा का सपना दिखाकर केंद्र सरकार गरीबों की सवारी रेलवे को भी उनसे दूर करती जा रही है। और वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी का हमला भी सामने आया। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले मनोज तिवारी, राहुल गांधी का बयान भारत का अपमान है। राहुल गांधी ने कभी भी देश का सम्मान नहीं किया। राहुल गांधी का बयान हताशा से भरा हुआ है।
आपने सुना होगा मनोज जी, राहुल गांधी का ताजा बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी जो है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है और जो मौजूदा सरकार है वो सिर्फ लोगों को सपने दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही। राहुल गांधी जी का ये बयान फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है। आज भारत की जीडीपी अभी 4-5 दिन पहले आई है। 8.4 हमारा ग्रोथ रेट है भारत का। पूरी दुनिया का जो ग्रोथ रेट जब गिरा जा रहा है जी। राहुल गांधी जी अपने देश की बुराई कर रहे हैं। जिस पाकिस्तान में लोगों को आटा, दाल, पिसान और तेल के लिए भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, 300-300 रुपया किलो आटा मिल रहा है, उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी उस देश का सम्मान आज तक किए ही नहीं, क्योंकि उनके मन में भारत का सम्मान नहीं है। और ये सीधा सीधा जो बयान है वो भारत का अपमान है और देश की जनता राहुल गांधी जी को सबक सिखाएगी। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 195 नामों का ऐलान किया। इसमें सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ युवा और महिलाओं को भी तहरीर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहले लिस्ट में विवादित चेहरों से किनारा किया गया है और उन्हें भी मौका नहीं दिया गया जिनका रिपोर्ट कार्ड प्रभावशाली नहीं था। पहले लिस्ट में सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया है और युवाओं के साथ महिलाओं को भी तरजीह दी गई है। बीजेपी ने 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 नाम जारी किए हैं, जिसमें 28 महिलाएं, 27 एससी, 18 एसटी, 57 ओबीसी, 47 युवा उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। पिछले 5 साल में जिन सांसदों का विवाद से नाता रहा उन्हें भी दरकिनार किया गया है। इसमें दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भी शामिल है। पार्टी ने इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल सलाम को मलप्पुरम से टिकट दिया है। एक बार फिर भोजपुरी स्टार्स पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और पवन सिंह को मौका दिया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। और बीजेपी की पहली लिस्ट में दिल्ली के चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। खंडेलवाल ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होगी। जो जितना उत्साह लोगों में है उन्होंने मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित कर दिया। सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस बात का निर्णय कर चुके हैं कि चांदनी चौक में हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। अब की बात 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में कोई चुनौती नहीं है। और जहाँ तक डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सवाल है, वो हमारे नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और लगातार चुनाव पूरा उन्हीं की कमांड में लड़ा जाएगा। आप दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठन के बड़े नेता हैं। व्यापारियों का जो एक वर्ग है निश्चित तौर पर उसका समर्थन आपको होगा। और क्या उम्मीद है आपको, किस किस तबके के लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? सभी वर्गों के लोगों का समर्थन मिलेगा, क्योंकि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। तो हर वर्ग उत्साहित है और भाजपा को इस बार तीसरी बार विजय बनाने के लिए संकल्पित है। और बीजेपी ने इस बार भी मथुरा से हेमा मालिनी को उम्मीदवार बनाया है। यूपी के जौनपुर से कृपा शंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। टिकट मिलने के बाद इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि मैं बहुत कुछ करूं, इधर काफ़ी किया है पहले 5 साल में, सेकंड 5 साल में भी और भी बहुत बढ़िया और भी काम किया। अभी तीसरी बार है तो आई हैव टू डू मच मोर बिगर वर्क आई हैव टू डू सो दैट मथुरा का स्थल एकदम ऊपर और भी ऊपर जाए। वो तो है ही ऊपर, कृष्ण की नगरी है, तो आई हैव टू डू मच मोर देन व्हाट आई डिड। आज एक समय तक कांग्रेस लीड करती थी, आज यल की जगह डील आ गई, कांग्रेस डील कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी के पास है, डीलरशिप वहाँ पे है। कोई चार्जशीट दे दो, कभी केजरीवाल के पास, कभी तेजस्वी के पास, कभी अखिलेश के पास। ये दिन नहीं था। मुझे लगता है उस पार्टी के बारे में मैंने कहा कि मुझे कुछ कहना नहीं है, वो अपना विचार करें, लेकिन इतना कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्याय मंदिर में मुझे एक सदस्य रूप में बैठने का एक मौका दिया है।
400 पार का जो नारा आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो 400 के पार में जौनपुर शामिल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मौका दिया है। टिकट मिलने के बाद बांसुरी ने क्या कहा है विपक्ष को लेकर के, और बीजेपी की प्रचंड जीत का भरोसा भी जताया है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, लेकिन राह कठिन इस बार लग रही है। देखिए क्या है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस है वो स्वार्थ की राजनीति पर टिका हुआ है। जब आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो आप राष्ट्रहित और राजधर्म दोनों भूल जाते हैं। इसलिए यदि महिलाओं पे अत्याचार की बात है, जो संदेश खाली में हुआ, या जो अंकुश नारंग जी ने करा, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के लीडर ने करा, दोनों इन विषयों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के सभी सदस्य चुप्पी साधे हैं, क्योंकि वो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। और जब स्वार्थ की राजनीति होती है ना, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी गठबंधन जर्जर कर भुरभुरा जाएगा। नई दिल्ली लोकसभा से आपको सिटिंग यूनियन मिनिस्टर के जगह पर टिकट दिया गया है, परफॉर्मेंस प्रेशर जरूर महसूस कर रही होंगी, क्योंकि एक जी कतई नहीं। देखिए, हम एक संगठन और बहुत ही काडर बेस्ड पार्टी है जो अनुशासन से बनी हुई, और मीनाक्षी दीदी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों मेरे साथ है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज लुधियाना समेत पंजाब में 13 स्कूल ऑफ एमिनेंस की शुरुआत की है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर पैसा नहीं देने का आरोप भी लगाया। आप देख रहे हो किस तरह से केंद्र सरकार तंग कर रही है, दिल्ली में कर रही है, उसको तो मैं देख रहा हूं, लेकिन पंजाब के अंदर जिस तरह से अकेले मान साहब लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, गवर्नर से लड़ रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार लेके बैठी है, पैसे रिलीज नहीं कर रही। उनके थोड़ी हैं पैसे तो पंजाब के लोगों के हैं। अगर आपके ये 8,000 करोड़ रुपए आ जाते, पता नहीं और कितने स्कूल ऑफ एमिनेंस खुल जाते, पता नहीं और लाखों बच्चों को एडमिशन मिल जाता, और कितने मोहल्ला क्लिनिक, कितने अस्पताल, कितनी सड़कें बन जाती। रोज गवर्नर आप देख रहे हो कितना तंग कर रहा है मान साहब को, हमारी सरकार को कितना तंग कर रहा है। आप लोगों से एक ही विनती है, जिस तरह से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था, 117 में से 92 सीट दी थी, अब ये इस चुनाव में भी आप 13 की 13 सीटें दे दो। अभी मान साहब अकेले लड़ रहे हैं, अगर ये 13 सीट जीत गए तो 13 हाथ हो जाएंगे मान साहब, जो दिल्ली में बैठ के केंद्र सरकार से आपके हक का पैसा छीन के लेके आया करेंगे। फिर अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा भगवंत मान को, फिर ये 13 आपके हाथ होंगे, पंजाब के सिपाही 13 दिल्ली में बैठे होंगे। मजाल जो फिर केंद्र सरकार पंजाब के लोगों के साथ वो कर सके। वहीं निर्वाचन आयोग का दल आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। चुनाव आयोग आज बंगाल के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा, साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार लगातार चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कम से कम 10 कंपनी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंच चुकी है। आयोग के मुताबिक केंद्रीय बलों की 3 कंपनियों को बशीरहाट में पहले से ही तैनात किया जा चुका है। बशीरहाट का संदेश खाली इलाका तनावग्रस्त है। ऐसे में चुनाव आयुक्त के दौरे का मुख्य उद्देश्य शांति और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति का जायजा लेना है। इधर उत्तर 24 परगना जिले में केंद्रीय बलों की 21 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया गया है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शनिवार को उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी सबसे बड़ा राज्य है, हमारी कोशिश है कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव हो। सभी राजनीतिक दलों को समान दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि कोई भेदभाव न हो। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जाने माने भोजपुरी गायक पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट से आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और कह दिया है कि आसनसोल से वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि उन्होंने बीजेपी हाईकमान का दिल से आभार भी व्यक्त किया है। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी हुई थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने पवन सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया था। यानी पहली लिस्ट में पवन सिंह का नाम था, लेकिन पवन सिंह ने आभार जताते हुए अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी हाईकमान का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मुझ पर भरोसा करके आसनसोल से मुझे बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जाने माने भोजपुरी गायक पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया है, जिनका पहली लिस्ट में नाम था। पवन सिंह का कहना है कि आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, हालांकि मुझे इस लायक समझा गया बीजेपी हाईकमान का, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है पवन सिंह ने। बीजेपी की पहली लिस्ट कल जारी हुई थी, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नाम थे और उसमें पश्चिम बंगाल से आसनसोल सीट से पवन सिंह का नाम डिक्लेयर किया गया था बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन पवन सिंह ने अब चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और एक और बड़ी खबर, टिकट बंटवारे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। बांसुरी स्वराज को टिकट देना परिवारवाद है, ये सौरभ भारद्वाज ने, आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरह हमला बोला है बीजेपी पर। सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज और ये परिवारवाद है। बांसुरी स्वराज को टिकट देना परिवारवाद है, बीजेपी ने परिवारवाद को आगे बढ़ाया है। ये सौरभ भारद्वाज ने टिप्पणी की है, निशाना साधा है बीजेपी पर। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 5 दिल्ली के भी हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है, बताने के लिए सौरभ भारद्वाज मेरे साथ है। सौरभ जी, 7 में से हालांकि आप 4 पे लड़ रहे हैं, लेकिन 5 बीजेपी ने घोषित कर दी है, सूची को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो दिल्ली में कई महीनों से चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने 7 में से 6 टिकटें बदलेगी, और उसका बड़ा कारण ये है कि वो लोग जनता के बीच में पिछले 10 सालों में गए नहीं। जनता उन्हें कोरोना के समय ढूंढती रही, वो लोग नहीं आए। जब एमसीडी ने पूरी की पूरी मार्केटें सील कर दी, लोगों के पूरे काम धंधे बर्बाद कर दिए, तो सारे के सारे सांसद गायब रहे। पुलिस का मामला होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है। कंझावला में एक लड़की को नग्न करके 20 किलोमीटर तक का कार ने जो है घसीटा, उस पे कि इनके पूरे सांसद जो है गायब रहे। तो जनता का इनके ऊपर भरोसा नहीं था, और भारतीय जनता पार्टी को मालूम था कि ये लोग चुनाव में बुरी तरह हारने वाले हैं, इसलिए कैंडिडेट्स को बदला गया है। और वही किसानों ने आज होने वाले दिल्ली कूच को फिलहाल के लिए टाल दिया है। आज किसान संगठनों ने बड़ा ऐलान करने की बात कही है। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चे की एक चिट्ठी के बाद किसान संगठनों में टूट की भी खबरें सामने आ रही हैं। किसानों का दिल्ली कूच टल गया है। आज का प्रस्तावित आंदोलन मृतक किसान शुभकरण के अंतिम अरदास और भोज की वजह से टाल दिया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि अब डबवाली बॉर्डर को भी किसान घेरेंगे। इस बीच शनिवार को लुधियाना में हुई बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान आंदोलन के मुद्दों के समाधान के लिए 8 बिंदुओं वाला एक समाधान प्रस्ताव किसान मजदूर मोर्चा को सौंपा गया है, जिसमें शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। किसान नेता सरवन पंढेर और जगजीत डल्लेवाल को पत्र लिखकर कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा को तोड़ने की कोशिशें बंद की जाएं। इस पर पंढेर ने सफाई दी है। 200+ जथेबंदियां दा है, देश लैवल दा मोर्चा वा, और सरकार आपदे टफ्टा तो प्रचार करन च लगी हुई है, मोर्चा कट रहा। और इन्हां दे IT सैल एक दूजे नूं गालां कट के साडे अंदोलन नूं बदनाम कर रहे हैं। कोई कहंदा है खालिस्तानियां दा अंदोलन, कोई कहंदा कल्ला पंजाब लड़ी जांदा, कोई कहंदा ये भाजपा वालियां दा अंदोलन, कोई कहंदा इन्हां कांग्रेसियां ने भालिया, कोई कहंदा इन्हां आम आदमी पार्टी। और ये नहीं जानते हैगे भी आम आदमी पार्टी जिवें भगवंत मान ज्वाइंट ऑपरेशन करा रहे हैं भाजपा नाल रल के, अज वो नंगा हो गया होगा। पिछले दिनों कानपुर समेत कई राज्यों में इनकम टैक्स ने बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक के आवास और ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान कई महंगी गाड़ियां भी वहां पर सामने आई है और बड़ी बात यह है कि इन सब का नंबर है 4018। और अब एक स्कूटर की भी तस्वीरें सामने आई है जिसका नंबर प्लेट भी है 4018। खबर आप एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां, लेकिन सभी का नंबर प्लेट 1 यानी कि 4018। अब जरा इस तस्वीर पर गौर कीजिए। जी हाँ, प्रिया स्कूटर
जो अब बंद हो चुका है, लेकिन ये स्कूटर अभी भी पूरी तरह से फिट है। इसे काफी संजो कर रखा गया है और इसका नंबर प्लेट भी है 4018। सूत्रों के मुताबिक ये प्रिया स्कूटर उस वक्त का है जब तंबाकू कंपनी के मालिक के मिश्रा ने अपना बिजनेस शुरू किया था। अपने संघर्ष के दौर में थे, वो इसी 2 पहिया वाहन से चलते थे, लेकिन इसके बाद महंगी गाड़ियों का शौक किस कदर बढ़ गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल आयकर विभाग ने कारोबारी के आवास पर 60 करोड़ से ज्यादा की कारें बरामद की है, जिसमें 16 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम भी है। आईटी विभाग ने सभी कारों की गहनता से तलाशी ली है। तंबाकू कंपनी के मालिक के आवास पर जिन कारों की तलाशी ली गई, उनमें मैक्लेरिन, लैम्बोर्गिनी फरारी, रोल्स रॉयस शामिल है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने 4.5 करोड़ कैश भी जब्त किया है। साथ ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कब्जे में लिया गया है। वहीं घाटी समेत हिमालय से सटे राज्यों में बर्फबारी लगातार हो रही है। मैदानी इलाकों में कहीं ओले भी पड़े हैं। ये रिपोर्ट गाड़ी हमें भारी बर्फबारी के बीच पुंछ की ये तस्वीरें हैं, जहां भारी एवलांच में 7 स्थानीय ट्रैक्टर फंस गए। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने के बाद फिर से एवलांच आया, जिसके बाद लोग भाग निकले। इधर हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है। शिमला के टिक्कर का ये नजारा है, जहां पेड़ों ने जैसे बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पत्तों का नामो निशान नहीं है, हर कहीं बर्फ ही बर्फ है। अब मनाली और कुल्लू का नजारा भी देखिए। अटल रोहतांग टनल के आसपास भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। शिमला के ही मंढोल गांव में हुई ताजा बर्फबारी की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पारा शून्य से काफी नीचे चला गया है। लोगों को ठंड और ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों की बात करें तो यूपी के कानपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज बारिश की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान होने की भी खबर है। प्रयागराज की तस्वीरें हैं, जहां किसानों को काफी नुकसान हुआ है। और एक बार फिर बड़ी खबर आपको बता दें, गायक पवन सिंह का चुनाव लड़ने से इंकार। बीजेपी की पहली सूची में पवन सिंह का नाम था। आसनसोल से पवन सिंह को टिकट दिया गया। चुनाव लड़ने से उन्होंने अब इंकार कर दिया है। एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार है। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा के मॉल में हादसा हो गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ब्लू सफायर मॉल में ग्रिल गिरने से यह हादसा हुआ है। निर्माणाधीन इमारत का यह ग्रिल गिरा है, जिसमें 2 लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने। अंशुमन यादव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अंशुमन, कैसे हुआ यह हादसा? देखिए, बता दूं, ये ग्रेगो वेस्ट सेक्टर 4 में गैलेक्सी सफायर मॉल है, जहाँ पर ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, इसमें ये काम चल रहा था। बताया जा रहा है यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे थे, तभी अचानक ग्रिल भरभराकर नीचे गिर गया। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर 2 लोग नीचे मौजूद थे, वो गिरे सीधे उनके ऊपर गिरा, जिसमें ऑन द स्पॉट दोनों लोगों की मौत हो गई है। वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने मौके पर पहुंच के एरिया को कॉर्डन ऑफ करके उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि दोनों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं, इस मॉल में काम चल रहा था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जी अंशुमन, क्या मरने वालों की शिनाख्त हो चुकी है? जी बिल्कुल, अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी आधे घंटे पहले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंशुमन इस जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें।